Shalawat, and today we are meeting our new video session which is about the new naming reaction. And the naming reaction is the aldol condensation. I have already written the name aldol condensation. तो इससे पहले एक इसकी हिस्ट्री बताते हैं, छोटी सी होगी, ठीक है। मतलब ये किसने डिस्कवर किया था, कब ये इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये जो आपकी कंडेंसेशन रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन, ये फर्स्ट एवर किसने दी थी आपकी, अलेक्जेंड्रा बोरोडिन ने, ठीक है। और कौन से साल में, 1869 के अंदर। तो याद रखना है ये आपका एक रशियन केमिस्ट था और सबसे पहले आपका इसी ने क्या किया था, एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन को बताया था। उसके बाद चार्ल्स एडोल्फ वुर्ज, उसने 1872 के अंदर इस रिएक्शन को बताया था और इन दोनों ने ही आपके अल्डिहाइड्स की रिएक्शन करवाई थी, ठीक है। तो इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया था अपनी रिएक्शन को देखने के लिए, एल्डोल कंडेंसेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, वो कौन से कंपाउंड लिया था, इन्होंने अल्डिहाइड लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब इस रिएक्शन के बारे में देखते हैं कि ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है एक्चुअली ये है क्या। तो इसके अंदर देखो, ये जो आपका एल्डोल वर्ड है ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है, आपका दो हैं, ठीक है। एक तो है अल्डिहाइड और सेकंड है आपका एल्कोहल। तो इन दोनों में देखो आपको देखने को मिल रहा होगा कि एल्डिहाइड से क्या आया है, ALD, ठीक है, केवल इतना पार्ट। और एल्कोहल से आपको क्या देखने को मिला है, ओल। तो जब आप दोनों ने क्या किया, मतलब एल्डिहाइड को और एल्कोहल के, इनके एल्डिहाइड से एल ले लिया और एल्कोहल से ओल को लिया, तो उन दोनों ने मिलाकर क्या बना दिया, एल्डोल। तो इस ये किसको रिप्रेजेंट करेगा आपका, ये कि ये जो एल्डोल कंडेंसेशन होगी, यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट में आपको एक अल्डिहाइड ग्रुप भी देखने को मिलेगा और साथ में क्या भी देखने को मिलेगा, एल्कोहल ग्रुप भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर एल्डोल लिखा है। तो अब ये तो बता दें कि एल्डोल में क्या है, हमारे जो प्रोडक्ट बनने वाला है कि इसमें क्या आएगा, एक अल्डिहाइड आएगा और एक एल्कोहल। लेकिन हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए किसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, एक इनिशियल रिएक्टेंट की, ठीक है। इनिशियल कंपाउंड जिसको हम केमिस्ट्री के टर्म में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बताओगे कि जो स्टार्टिंग में आपके जो साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंड्रा बोरोडिन और आपके वुड्स, इन दोनों ने जो एग्जाम्पल लिया था, क्या बताया कि इन्होंने अल्डिहाइड को लिया था, ठीक है। तो अब वो भी क्या होगा कि जो आपका इनिशियल रिएक्टेंट है अल्डिहाइड जो होगा, उसकी भी एक स्पेशलिटी होगी, ठीक है। मतलब वो भी एक स्पेसिफिक टाइप का अल्डिहाइड इन्होंने लिया कि ये जो आप यहाँ पर अल्डिहाइड लोगे, उस अल्डिहाइड के पास क्या होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन होनी जरूरी है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि जो हम रिएक्टेंट लेने वाले हैं, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन को जो हम स्टार्टिंग में जो पढ़ेंगे, वहां पर आप क्या लोगे कि हम अल्डिहाइड लेंगे और उस अल्डिहाइड के पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, पहली कंडीशन है। और वो जो आप अल्डिहाइड लोगे वो क्या करेगा, सेल्फ कंडेंसेशन शो करेगा किसी ना किसी माइल्ड बेस की प्रेजेंस में, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करना है, हमें सेल्फ कंडेंसेशन करवाना है अल्डिहाइड का ही, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में, किसी ना किसी माइल्ड बेस की प्रेजेंस में। और अल्डिहाइड के पास क्या होना जरूरी है, आपकी अल्फा हाइड्रोजन होनी जरूरी है। तो अगर इसको हमें बताना हो अब कि एल्डोल कंडेंसेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम कैसे बता सकते हैं, क्या करोगे, क्या बताना है इसमें कि द aldehyde having अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, कि जो हमारा अल्डिहाइड है उसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। और सेल्फ कंडेंसेशन होगा तो किसके प्रेजेंस में बताया था कि किसी ना किसी माइल्ड बेस के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या होगा, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन in the presence of a mild base। और ये माइल्ड बेस की प्रेजेंस में सेल्फ कंडेंसेशन होगा और इसके बाद ये क्या बनाएंगे, अपना एक प्रोडक्ट बनाएंगे। और वो प्रोडक्ट को हम क्या नाम देंगे, यहाँ पर वो क्या बोला जाता है आपका, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफ अ माइल्ड बेस टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ठीक है।
अब ये जो आपकी प्रोसेस है इसको आप क्या बोलोगे, इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये हमारी इसकी इंट्रोडक्शन है। जो एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन, तो आप क्या बताओगे कि द एल्डिहाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ माइल्ड बेस, ठीक है, टू फॉर्म अ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इज नोन एज और इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये तो हमारी हो गई इसकी डेफिनेशन जो आपको बतानी है। अब यहाँ पर देखो, अभी आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ माइल्ड बेस। मतलब हमें जो बेस लेना है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लेना, हमें मीडियोकर टाइप का लेना है, मीडियम टाइप का। और यहाँ पर जो कंडीशन है कि माइल्ड बेस ही क्यों लिया है, हमने स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं लिया, उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको रिएक्शन के एंड में, ठीक है। अब ये तो हमने बता दी इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद क्या है कि ये जो हमने डेफिनेशन लिखी यहाँ पर एल्डिहाइड, तो अगर आप जूनियर क्लासेस में आप देखते हो या सीनियर क्लासेस में भी, तो वहां पर क्या मिलेगा कि जो अल्फा हाइड्रोजन है एल्डिहाइड्स, ठीक है, तो आपने रिएक्शन आप पढ़ोगे कीटोन्स की कंडीशन में भी, ठीक है, कि कीटोन्स जो हैं हमारे उनके पास भी क्या हो सकती है, आपकी अल्फा हाइड्रोजन हो सकती है, वो भी किसके अंदर किसको शो कर सकते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन को शो कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे कीटोन्स हैं उनके अंदर एल्डोल कंडेंसेशन ज्यादा फेवरेबल नहीं होती। तो इसका रीजन भी मैं बताऊंगा कि जो हम कीटोन्स लेंगे वहां पर आपकी एल्डोल कंडेंसेशन फेवरेबल क्यों नहीं होगी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक आपको सिंपली याद रखना है कि हमारे जो कीटोन्स हैं उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे एल्डोल कंडेंसेशन ज्यादा फेवरेबल नहीं होगी। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल लिखूंगा आपको, ठीक है, आपके लिए कि एल्डिहाइड लेता हूं और वहां पर क्या लिखूंगा, एक जनरल आपकी रिएक्शन लिखूंगा। तो उस रिएक्शन में देखो क्या करना है, एल्डिहाइड लेना है, क्योंकि रिएक्शन में आपकी डेफिनेशन में क्या होता था कि सेल्फ कंडेंसेशन, मतलब जो आप रिएक्टेंट लेंगे हम वहां पर जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो सेम ही होने वाले हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड मैंने लिया, मान लो मैं ले लेता हूं आपका CH3CHO। अब इसी के आपके पास क्या होंगे, सेल्फ कंडेंसेशन है, मतलब ये आपस में ही क्या करेंगे, कंडेंसेशन शो करने वाले हैं। और ये जो रिएक्शन होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी, आपकी एक माइल्ड बेस की प्रेजेंस में। तो मैं सिंपली अब यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये जो रिएक्शन होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी, माइल्ड बेस की प्रेजेंस में होगी। और जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी तो ये क्या बनाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो यहाँ से जो एक आपका कंपाउंड मिलता है वो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट अभी के लिए, ठीक है। और फिर इसका मैकेनिज्म भी आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली जो बना है ये बना कैसे है, ठीक है। तो ये सिंपली मैं इसको लिख रहा हूँ बीटा हाइड्रोक्सी, ये क्या है आपका, एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसको क्यों बीटा हाइड्रोक्सी बोला है, क्योंकि जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, एल्डिहाइड CHO। उसके बाद वाला जो कार्बन है वो है अल्फा, सेकंड कार्बन बीटा। अब बीटा पर हमारा कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, OH। और OH को हम अगर ये सब्सटेंट के फॉर्म में लगा हुआ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या बना है, हमारा एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना है। तो ये इस कैटेगरी में आ गया। अब हमें देखना है कि ये बना है तो बना कैसे होगा, ठीक है। तो अभी इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर एग्जाम में यही रिएक्शन 3 नंबर में आपसे पूछ ली जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करके आना होगा। क्योंकि अगर आप इसका सिंपली क्या लिख कर आते हो, डेफिनेशन लिख कर आते हो और फिर आप क्या लिख दो कोई भी एग्जाम्पल, तो आपको एग्जामिनर 3 नंबर नहीं दे सकता। उस कंडीशन में आपको क्या बताना पड़ेगा, इसके आपको मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उसका मैकेनिज्म देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो अभी मैकेनिज्म के लिए मैं ऊपर से इसको रब कर रहा हूं, तब तक के लिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है आपका, क्या होगा कि हमारे जो एल्डिहाइड है उसके पास क्या होना जरूरी है, आपके पास अल्फा हाइड्रोजन उसके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वही इसकी नेसेसरी कंडीशन है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, ठीक है। तो अभी इसका मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूं यहाँ पर और उसको एक्सप्लेन करना भी शुरू करूंगा। तो अभी देखो, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हमने करवाई है, माइल्ड बेस की प्रेजेंस में, तो इसका भी अपना एक रोल है, ठीक है। अभी उसी से मैं शुरू करूंगा, ठीक है। तो मान लो हमारा कोई ये क्या है, बेस। बेस से हमें क्या मिलेगा, जो अभी ले रहे हैं, मान लो हमारे पास कोई ऐसा बेस है जो क्या कौन सा आयन फर्निश कर रहा है, आपका OH नेगेटिव आयन फर्निश कर रहा है।
अब OH नेगेटिव आयन अगर देगा तो ये कहीं ना कहीं तो जाकर अटैक करेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ऐसी कौन सी जगह पर अटैक करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो हमारा कोई भी एक मॉलिक्यूल CH3CHO, क्योंकि हमने क्या लिया, ये लिया एसिटाल्डिहाइड को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसी पर जाकर अटैक करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी पोजीशन है इस मॉलिक्यूल में जहां पर आपका ये OH नेगेटिव जाकर अटैक करने वाला है। तो अब ये जो CH3CHO है, इसको बस मैं थोड़ा सा लिखने का पैटर्न चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। सेम है मतलब, ठीक। ये क्या है, CH2 यहाँ कर दिया और एक H मैंने अलग से शो कर दिया इधर की तरफ, मतलब है क्या, वही CH3CHO, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। और जो CHO ग्रुप है इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इस वे से। तो अब ये जो आपका है अल्डिहाइड, ठीक है, इस पर कौन जाकर अटैक करेगा, आपका OH नेगेटिव। अब वो देखना कि किस वे में अटैक करेगा, ठीक है। तो जो सबसे पहले मैं क्या बताते हैं इसमें कि जो आपका ये OH नेगेटिव आयन है, ठीक है, मतलब जो बेस से आपको मिला है, ये क्या करेगा, आपके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये कहां पर जा किसको लेगा, आपके OH नेगेटिव को यहां से लेगा, मतलब सॉरी क्या करेगा, OH नेगेटिव है, कहां पर अटैक करेगा, H पर अटैक करेगा, ठीक है, और यहां से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस पर शिफ्ट हो जाएंगे, आपके CH2 पर। तो इसके बीच में आपका क्या बनेगा, फिर आपका इक्विलिब्रियम शो किया जाएगा। तो इक्विलिब्रियम लगा देते हैं यहां पर, देखो क्या बनेगा फिर आपका CH2 नेगेटिव CHO, तो ये बना है। अब ये जो आपका स्पीशीज यहाँ पर है, ठीक है, ये कैसी है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और वो किस वे में है वो देख लेते हैं, ठीक है, कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो कैसे बना है। तो देखो रेजोनेंस में इसमें क्या होगा कि ये तो आएगा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन का, तो क्या बना CH2 डबल बॉन्ड COO ये H, ठीक है। अब ये जो आपकी स्पीशीज यहाँ पर बनी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, क्या होगा ये, इनोलेट आयन। कि ये जो यहाँ पर एक आयन बना है, ये क्या है, इनोलेट आयन है, और ये इनोलेट आयन कैसा है, आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। अब ये इनोलेट आयन क्या करेगा, अब अपना काम करना शुरू करेगा, कि हमने क्या बना दिया, यहाँ से एक इनोलेट आयन बनवाया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपना काम करना शुरू करेगा। अब वो देखते हैं कि ये फर्दर अपना एक्टिविटी कैसे शो करता है। तो इनोलेट आयन में देखो कि एक कार्बन आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जिस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। मतलब ये आपका क्या है, एक कार्बानायन। यहाँ पर कैसी स्पीशीज भी फॉर्म हुई है, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं देखता हूं, ये यहाँ पर जो है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसी है, जिसके अंदर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है, आपके कार्बन आयन बना है। अब ये कार्बन आयन जो होगा वो क्या करेगा, आपके दूसरे एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर जाकर अटैक करेगा। तो अब वो देखते हैं कि कैसे करने वाला है। तो हम लगाते हैं आपका दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है, CH3CHO, और साथ में आपका क्या है, कार्बानायन है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहां पर इसको, क्या है, CH2 नेगेटिव CHO, तो ये आ गया। अब यहां पर देखो कैसे अटैक करेगा। तो अब इस पर क्या है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ये कहां पर अटैक करेगा, कि ऐसी पोजीशन पर जाकर अटैक करेगा जिस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव को किस पर अटैक करना होगा, पॉजिटिव पर अटैक करेगा, हमें सिंपल सा पता है, क्योंकि अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। तो आपका ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हमें वो सेंटर देखना है, वो पोजीशन देखनी है जिसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये देखो, ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हमारा एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CO, ठीक है, ये वाला। ये जो CO फंक्शनल ग्रुप है, ये किसको क्या बोलता है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। और जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है वो कैसा होता है, आपका पोलर नेचर का होता है। मतलब अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप पर आपको क्या देखने को मिलता है, पोल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और वो रीजन भी देखते हैं कि कैसे। अब यहाँ पर जो ये CO ग्रुप है, इसमें एक कौन से आइटम है, एक तो है O, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास लेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, तो उस कंडीशन में इस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और जो कार्बन होगा इसके साथ में, उस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, डेल्टा पॉजिटिव।
तो अब यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप था ये कैसा बताया, पोलर नेचर का, मतलब यहाँ पर पोल्स होंगे, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा हमारे पास कौन सा अभी आयन था, इनोलेट आयन, मतलब वहां से क्या है आपका कार्बन है, इसके एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में है। अब ये जो कार्बन है इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, अभी कहाँ पर अटैक करेगा, आपका पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पर जाकर अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ पर अटैक करेगा तो देखो फिर बनेगा क्या, देखते हैं कि बनना क्या है। तो ये देखो क्या बनेगा, यहाँ पर CH3 CO नेगेटिव, यहाँ से जैसे ही आपके कार्बन आयन है, इस कार्बन ने कहाँ पर अटैक किया, इस पोजीशन पर कार्बन पर, ये बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट होगा, आपके इस ऑक्सीजन पर, ठीक है। तो वहां से आपका बनेगा क्या, देखो CH2CHO। अब ये हमारी स्पीशीज यहाँ पर हमने बना दे, ठीक है। अब ये जो हमारी स्पीशीज बनी, अब ये क्या करेगी, जो आपका सोलवेंट है, ठीक है, उससे क्या करेगी, बेस वहां से क्या अब्स्ट्रैक्ट करेगी, आपका प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होना है, जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, वहां से क्या करेगी, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, और उसको प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा, OH CH2CHO, ठीक है। तो इसने क्या किया, सोलवेंट में जो आपका H पॉजिटिव होगा वहां पर सोलवेंट से, ठीक है, वहां से क्या लेगा, ये H पॉजिटिव लेगा और क्या बना लेगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो ये वही आ गया आपका, ये क्या आया, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये जैसे ही बना, ये आपका मैकेनिज्म इसमें फिर कंप्लीट हो गया कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है, तो बना कैसे होगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका मैकेनिज्म बहुत आसान है, ठीक है। आप इजीली इसको आप ट्राई कर सकते हो, समझ सकते हो, बार बार लेकर देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, और बहुत आसानी से आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गया इसका मैकेनिज्म। अब इसके बाद हमारा क्या रहता है, एक स्टेप बताते हैं इसमें कि जैसे ही ये आपका जो प्रोडक्ट बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अगर हम इसको हीट कर दें, ठीक है, कई बार तो हीटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, लेकिन अगर हम इस स्टेप पर जाकर इसको हीट कर देते हैं, तो हीट करने के बाद क्या होगा, यहां से वाटर का रिमूवल हो जाता है, ठीक है, मतलब वाटर का रिमूवल होगा तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। कि अगर हमने ये जो स्टेप यहाँ पर आया है, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, जो हमने लास्ट में प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे, अगर आप उसको हीट कर दोगे तो हीट करने के बाद क्या होगा, वहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और उस कंडीशन में एक नया प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा, वो देखते हैं अभी क्या होना, ठीक है। तो क्या है, CH3COH CH2CHO। तो यहां से जब इसको हीट किया गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जो आपका ये OH था, इसके साइमल्टेनियसली जो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, जो नेक्स्ट जो कार्बन है, वहां से क्या करेगा, ये वाटर को इस फॉर्म में हम नोट करते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन के साथ में, कि कौन सा आपका हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है, और ये क्या बनाएगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। कि ये जो आपकी स्पीशीज बनी है वो किस कैटेगरी में फॉल करेगी, आपकी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। तो जैसे हमने आपका बीटा हाइड्रोक्सी बताया था, उसी वे में इसका भी नाम होगा कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये तो हो गया किसका, हमारा एग्जाम्पल, कि जब हमारे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हमने क्या किया, हीट किया, तो उस कंडीशन में उसका क्या हो गया, डिहाइड्रेशन। अब ये देखने के बाद हमें क्या बताना है, जो स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन हमने उठाए थे, पहला क्या कि हमने स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं लिया, ठीक है, और सेकंड आपको कौन सा क्वेश्चन था कि कीटोन्स के कंडीशन में जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो फेवरेबल क्यों नहीं होती, ठीक है। उन दोनों के अभी रीजन देखने हैं कि एक तो आपका कौन सा है क्वेश्चन कि हमने स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं लिया, तो देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस कि हमने उसको क्यों नहीं लिया, अभी इसका रीजन देखते हैं। तो यहां पर देखो
कि जब हम स्ट्रॉन्ग बेस को इस रिएक्शन में लेकर आएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बना किसके बाद, डिहाइड्रेशन के बाद, और डिहाइड्रेशन से पहले हमने क्या की थी, कंडेंसेशन। तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या होती है, ये कंडेंसेशन प्रोसेस और डिहाइड्रेशन प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, रुकती नहीं है, ठीक है। और अगर वो नहीं रुकेगी तो ये जो आपकी चेन है, मतलब ये तो हमने केवल एक ही स्टेप में करवाया है, ठीक है, मतलब ये जो प्रोसेस होगी कॉन्टिन्यूसली चलती रही, कंडेंसेशन फिर से होगा, फिर से डिहाइड्रेशन होगा, और ये जो चेन लेंथ है ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। और वहां पर आपके एक टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिन बोलते हैं, ठीक है। कि जब हमने स्ट्रॉन्ग क्या लिया, बेस लिया, तो उस कंडीशन में क्या बना लिया उसने, आपका रेजिन फॉर्मेशन कर लिया, किस प्रोसेस के थ्रू, कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, रिपीटेडली कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन की वजह से, ठीक है। तो यही रीजन था कि हमने स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लिया और स्ट्रॉन्ग बेस की जगह पर किसको कंसिडर किया, आपके माइल्ड बेस को। अब नंबर आता है सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन आपका कौन सा था, कि हमने ये जो कीटोन था, ठीक है, कि कीटोन के कंडीशन में ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं बताई, मतलब लिख देते हैं उसको। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, कि इन केस ऑफ कीटोन्स एल्डोल कंडेंसेशन इज नॉट फेवरेबल, ठीक है, कि जो अगर हमारा कीटोन्स है उस कंडीशन में एल्डोल कंडेंसेशन क्या नहीं होती, फेवरेबल नहीं होती। अब इसका रीजन भी देखना है, और ये आप लोगों को पता है, बस हल्का सा भी दिमाग में नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं कि इसका रीजन क्या होगा। उसमें देखो क्या है, ये सारा कीटोन की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। अब कीटोन में मैं सबसे बेसिक कीटोन लिखता हूँ यहाँ पर, ये क्या है, CH3COO, ये क्या है आपका एसीटोन, ठीक है। अब ये जो एसीटोन हमने लिया है, इसमें जाओ और इसको कंपेयर करो एक अल्डिहाइड के साथ, CH3CHO, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड के साथ। तो उसमें देखो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है एसिटाल्डिहाइड में, उसके साथ केवल एक ही मिथाइल ग्रुप है CH3। लेकिन जब हमने एसीटोन को कंसिडर किया तो उसमें इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या है, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब जब हमने कीटोन का केस लिया तो कीटोन की कंडीशन में क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप के सराउंडिंग में क्या किया हमने, बल्कीनेस को इंक्रीज किया, और अगर ये बल्कीनेस इंक्रीज हुई है तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट भी होगा, ठीक है। और बल्कीनेस जब बढ़ती है या इंट्रोड्यूस की जाती है तो उस कंडीशन में हम एक फैक्टर देखते हैं, उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। कि जब यहाँ पर आपके कीटोन्स को लेते हैं तो कीटोन्स की कंडीशन में क्या हो जाता है, आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है, और स्टेरिक हिंड्रेंस अगर बढ़ेगी तो उस कंडीशन में एक न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है, जो हमने बेस यहाँ पर स्टार्टिंग में लिया था, उस बेस का अटैक करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो एक तो आपका रीजन है ये स्टेरिक हिंड्रेंस का। सेकेंडली यहाँ पर हम क्या बताएंगे, प्लस आई इफेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो देखो उसका रोल कैसे आएगा प्लस आई इफेक्ट का। अब यहाँ पर देखो जो CH3 ग्रुप है, इसको CO ग्रुप, इसको हमने क्या कैसा बताया था, कैसा होगा, पोलर नेचर का, ठीक है, मतलब कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव और आपके ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव। अब ये डेल्टा पॉजिटिव है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे, आपके इन दोनों CH3 ग्रुप से। और ये दोनों जो CH3 ग्रुप हैं ये कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट। ये दोनों के दोनों CH3 ग्रुप अब इस कार्बन पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, कि इधर से भी प्लस आई इफेक्ट शो किया, इधर से भी इस मिथाइल ग्रुप ने प्लस आई इफेक्ट शो किया, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर इंक्रीज हो गई, आपके इस कार्बन पर। और जैसे ही कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ये जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिस्पर्स होना शुरू हो जाएगा, मतलब कम होना शुरू हो गया। और जैसे ही डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ये कम होना शुरू हुआ, उस कंडीशन में एक बेस को जो अटैक करना था आपके इस कार्बन पर, ठीक है, वो भी क्या हो गया, कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर ये नेगेटिव चार्ज गेन कर रहा है तो इजीली अटैक नहीं कर पाएगा इस पोजीशन पर आपको कोई भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये तो हो गया रीजन 2, कि एक तो क्या है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से, ठीक है। सेकेंडली क्या है आपका दूसरा, जो क्या बताया था आपको इसमें, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये जो दो रीजन हैं इनकी वजह से क्या होता है, आपके कीटोन्स की कंडीशन में एल्डोल कंडेंसेशन ज्यादा फेवरेबल नहीं होती। तो यहां पर देखो, अगर मैं कीटोन की रिएक्शन को भी एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है,
तो उसमें देखो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि कैसे उसको शो किया जाएगा। तो देखो क्या रिएक्शन होगी वहां पर कि हमारा एसीटोन ही लेते हैं, ठीक है, सबसे बेसिक कीटोन CH3COCH3, और इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं। अटैक कैसे करना है आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दिया, सेम वे में आपका मैकेनिज्म कीटोन्स के लिए भी एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या होगा, कोई ना कोई यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। अब ये जो इक्विलिब्रियम है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम होता है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है आपका कहाँ पर अलाइन होता है, आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा अलाइन होता है, ठीक है। और यहां से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3COH, CH3, ठीक है, CH2COCH3। तो ये आपका बना है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। और जैसे आप एक अल्डिहाइड के कंडीशन में क्या बना था, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अब ये जो आपकी स्पीशीज बनी है, ठीक है, जो कंपाउंड बना है इसको क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन की कैटेगरी में ये आपका फॉल करेगा। जो मैकेनिज्म होगा सेम वे में जैसे एल्डिहाइड के लिए एक्सप्लेन किया है, डिटो, ठीक है, सेम एज इट इज आपका किसके लिए एक्सप्लेन किया जाएगा, कीटोन्स के लिए एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पर ये तो हमने देख लिया, सारा कंसिडर कर लिया कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या होगा, कैसे उसको प्रोसीड करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमने सारा कर लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि एल्डोल कंडेंसेशन में हमें क्या देखने को मिला, कॉमन फिर से एक बार देखते हैं, क्लास में समरी करते हैं इसकी। एक तो क्या होगा, ये सेल्फ कंडेंसेशन है, मतलब यहाँ पर जो आपके मॉलिक्यूल्स जो आप लोगे, इनिशियल रिएक्टेंट्स जो लोगे वो क्या होंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। सेकेंडली उनके पास क्या होना जरूरी है, आपका अल्फा हाइड्रोजन होनी जरूरी है, सेकेंड फैक्ट। थर्ड में क्या है कि आपकी ये जो रिएक्शन होगी उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक कोई ना कोई माइल्ड बेस को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी होगी बेसिक कंडीशन। अब उसके बाद देखो क्या है कि अगर हम यहाँ पर सेम अल्डिहाइड ना लेकर, ठीक है, मतलब अगर हम रिएक्शन करवाएं दो डिफरेंट अल्डिहाइड के बीच में और दो डिफरेंट कीटोन्स के बीच में, या सिंपली और क्या भी करवा सकते हैं कि एक अल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो एल्डोल कंडेंसेशन है टर्म, उसको किस क्या नाम दे दिया जाएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब उसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। क्या होगा कि अगर मैं क्या ले लूं, दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच में करवाऊं रिएक्शन, तो वहां पर क्या होगा, तो देखो एक मैं ले लेता हूं क्या, CH3CHO, ठीक है, और एक मैं ले लेता हूं CH3COCH3। तो अगर मैं एल्डोल कंडेंसेशन करवाता हूं दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच में, तो उस कंडीशन में जो आपकी एल्डोल कंडेंसेशन होगी उसको क्या बोला जाएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो यहां पर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं, ठीक है, वो क्या होगा आपका OH CH2COCH3। अब ये जो आपका प्रोडक्ट बना है ये कैसा है, एक क्लोज्ड प्रोडक्ट है, मतलब आपने दो रिएक्टेंट लिए हैं जिसके अंदर क्या है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और दोनों के पास यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है, इन दोनों के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब ये जो रिएक्शन होगी किसमें करवाएगा कि दोनों के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों अलग हैं, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन ही करवाई है, माइल्ड बेस की प्रेजेंस में ही होगी, ठीक है। और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये हमारा कौन सी कैटेगरी आ गई, आपकी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और जो मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म भी सेम उसी वे में एक्सप्लेन करेंगे जैसे हमने सिंपली एल्डोल कंडेंसेशन के लिए एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसलिए मैं बाद में दोबारा से इसको नहीं लिखूंगा कि एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का जो मैकेनिज्म वो कैसा रहेगा, सेम। केवल हमने क्या डिफरेंस किया क्रॉस एल्डोल में कि इन कार्बोनिल कंपाउंड्स को क्या दिया, अलग अलग, ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब इसके साथ क्या है, एक थोड़ा सा एक पॉइंट और याद रखना है, वो क्या है कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में ये नेसेसरी नहीं है कि आपके दोनों के दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स के पास में अल्फा हाइड्रोजन हो,
ठीक है। अगर इन दोनों में से किसी न किसी एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन हुई तो वो भी क्या कर सकता है, उस कंडीशन में भी क्या प्रोसीड करवा सकते हैं, आपकी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को प्रोसीड करवा सकते हैं। ठीक है, याद रखना है एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुई, एक के पास होनी जरूरी है, लेकिन अगर दोनों के पास नहीं हुई, दोनों में से एक के पास है क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो उस कंडीशन में भी ये क्या करवा सकते हैं, आपकी एल्डोल कंडेंसेशन को प्रोसीड करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आपकी एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड जितने भी मेन और बेसिक पॉइंट्स हैं सभी कवर अप होते हैं, और आप इस रिएक्शन को लिखकर देखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन आपके 11th में, 12th के बोर्ड एग्जाम्स में, नीट में, ठीक है, आपके साथ में जेई एग्जाम्स में भी, गेट में भी। गेट मतलब आपके जो किसके लिए होता है, आपके एमटेक के लिए, जो आपके मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, जब वो गेट का एग्जाम देते हैं तो उनको किस में एडमिशन मिलता है, आपके पीएचडी के अंदर या डिफरेंट ब्रांचेज में या एमटेक में एडमिशन के लिए। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैम के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो कहने का मतलब है आप इस रिएक्शन को करें अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं और 12th में आप हैं, तो इस रिएक्शन को कभी भी भूल कर भी छोड़कर मत जाना। इसके चांसेस 90% से ज्यादा होते हैं कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम्स के अंदर, बोर्ड एग्जाम्स में स्पेशली। ठीक है, तो आप इस रिएक्शन को बार बार में लिखो, तैयार करो। ठीक है, और लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगा कि जब पढ़ते हो तो पढ़ने के साथ साथ अपने दिमाग को एक्टिव रखो, और एक्टिव रखने के लिए क्या करना है, खुश रहना जरूरी है। ठीक है, जितना ज्यादा खुश रहोगे दिमाग उतना ज्यादा एक्टिव रहेगा और उतना ही ज्यादा पढ़ोगे। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन के साथ मिलूंगा। टिल देन टेक केयर।